तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, काउंट ऑल पॉसिबल पाथ फ्रॉम लेफ्ट टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमें बताना है कि कितने ऑल पॉसिबल पाथ होंगे फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे जाना है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में, ठीक है, विद द कंस्ट्रेंट दैट फॉर ईच सेल, हम किसी सेल पे होंगे हर स्टेप पे, तो उस सेल से मैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकता हूँ, ओनली राइट और डाउन, या तो मैं राइट जाऊँगा या डाउन जाऊँगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या कहना चाहता है, ठीक है, और इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने लिया एम की वैल्यू 2 ले लिया, 3 ले लिया और एन भी 3 ले लिया, एन 3 क्रॉस 3, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं सेम बता देता हूँ, लॉजिक सब पे सेम ही लगेगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं यानी 0,0 पे हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो हर स्टेप पे देखो, मैं इस स्टेप पे आया, पहले इस स्टेप पे आया तो मेरे पास दो चॉइस होगी, या मैं राइट जा सकता हूँ या डाउन जा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इस स्टेप पे आऊँगा, इस पे भी मैं जाऊँगा, या तो राइट जा सकता हूँ या डाउन जा सकता हूँ। तो अगर देखो ट्री के फॉर्म में बताऊँ इसे, तो देखो 0,0 पे मैं अगर खड़ा हूँ, कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा। मैं इसको बना देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने बना दिया कि 0,0 से अगर मैं डाउन की तरफ जाऊंगा, डाउन में क्या हो रहा है, देखो डाउन जाऊंगा तो क्या होगा, रो की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो गया, तो रो इंक्रीज होगा। 0,0 से 1,0 पे चलेगा। फिर यहाँ से फिर मैं दो स्टेप पे जाऊंगा, तो यानी हर स्टेप पे मेरे पास दो रिकर्सिव कॉल होगी। समझ गए कि रिकर्सन से सॉल्व होगा, दो स्टेप होगा। एक हमारे पास अगर मैं ये आई कॉमा जे स्टेट बताऊँ, ये आई कॉमा जे है, तो हम या तो एक बार आई को बढ़ा ले, यानी नया स्टेट पे क्या हो जाएगा, i+1 कॉमा जे, या दूसरा कंडीशन क्या है कि एक मिनट, आई एज इट इज रहे, आई ऐसे रह गया और इसे j+1 कर दो। यानी ये दो चॉइस है हर स्टेप पे कि या तो मैं आई में एक इंक्रीमेंट कर दूं या जे में, ठीक है। तो इसका बेस केस देखो, बेस केस कैसे लिखेंगे, इसी ट्री में देखो मैं यहाँ पे किस पे आ गया, 3 पे आ गया, और देखो आई की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम n-1 तक, m-1 सॉरी, m-1। तो ऐसे ही जे की वैल्यू कहाँ तक होगी, n-1 तक। तो जैसे ही देखो ये ग्रेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे वापस भेज देंगे कि रिटर्न 0, क्योंकि इस केस में अब मैं जितना भी डीप जाऊँ आंसर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा बेस केस क्या होगा, ये तो हो गया कि जब एक्स्ट्रा जैसे इसमें भी आता तो वापस चला, और एक बेस केस क्या होगा हमारा आंसर वाला, वो 2,2 2,2 कौन सा सेल है, ये वाला। तो अगर हम इस पे रीच करते हैं तो यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, और फिर यहाँ से देखो 0 आया, यहाँ से 1 आया, तो ओवरऑल ऊपर क्या चला जाएगा, इन दोनों का सम 1, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इसको कोड देखते हैं, रिकर्सिव कोड, ठीक है। तो हमने कहा कि एक रिटर्न सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें देखो क्या क्या पैरामीटर पास करूँ। एक तो आई जे भेजना होगा, तो आई जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0,0 से, ठीक है। एक एम चाहिए और एक एन चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये इन टाइप का होगा, इंटीजर सॉल्व, ठीक है, सॉल्व ये चार पैरामीटर लिख दिया, ठीक है। अब बेस केस बताओ, बेस केस जो बताया था, बेस केस दो बेस केस थे, एक बाउंड्री के लिए यानी आई इक्वल टू जब हो जाए एम के, या फिर जे किसके बराबर हो जाए, एन के, यानी देखो मैक्सिमम m-1 तक जा सकता था ना आई, लेकिन वो m तक चला गया, यानी एक ज़्यादा चला गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दें, रिटर्न क्या करेंगे, क्योंकि इस केस में आंसर आया नहीं था 0। अच्छा, दूसरा बेस केस क्या था कि इफ़ आई इक्वल टू क्या आ जाए m-1, यानी हमें लास्ट रो तक पहुंच गए, और जे इक्वल टू n-1 कॉलम तक भी पहुंच गए। अब दोनों एक साथ होना चाहिए, इसलिए एंड लगाए, रिटर्न 1 कर देंगे। नहीं तो हम क्या करें, दो रिकर्सिव कॉल मार रहे थे, एक इंटीजर आंसर 1, आंसर 1 कैसे निकालेंगे, सॉल्व आई की जगह एक बढ़ाया आई
प्लस 1 जे एम कॉमा एन। ये कौन सा कंडीशन है? देखो आई हमने इंक्रीज कर दिया यानी डाउन आ गया, ठीक है। इंटीजर आंसर टू सॉल्व। अब आई सेम रहेगा, जब मैं राइट जाऊंगा तो जे 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का आंसर है वही हमारा टोटल आंसर होगा, यानी आंसर 1 प्लस आंसर 2, ठीक है। तो ये कोड हो गया इसका, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। चल गया, सबमिट करके देखते हैं। टीएलई आ गया, एक्सपेक्टेड था। टीएलई क्यों आया, ध्यान से सोचो। तो देखो मैं एक बार दोबारा ट्री दिखाता हूँ तुम्हें, इसलिए ट्री बनाया था मैंने। देखो ट्री में ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रॉब्लम को बार बार हम सॉल्व करें, यानी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो 1,0 यहाँ हमने कैलकुलेट किया होगा, है ना। 1,0 यहाँ से कुछ आंसर आया होगा, यहाँ से कुछ आंसर आया होगा, तो ये 1,0 हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन वही चीज़ देखो वापस यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे यहाँ कुछ यहाँ, तो ये सेम काम 2 बार हो रहा है। और देखोगे, और देखो ये देखो 2,1 हमने यहाँ निकाला, 2,1 यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, इसमें डीपी का यूज़ होता है कि जब मैंने ये आंसर कैलकुलेट किया होगा, इसको हटाता हूँ मैं जरा, कि जब मैंने ये आंसर जिस वक्त कैलकुलेट करा तो इसे मैं स्टोर भी कर लूँगा कि अगर मान लो कि ये आंसर हमें नहीं निकालना था तो हम इसे स्टोर करा लेंगे डीपी एरे में, और वेक्टर जो भी कहो, ठीक है। तो जब ये दोबारा कहेगा कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, अब मुझे कॉल मारनी है आगे और रिकर्सिव कॉल इसके आगे, तो डीपी में क्योंकि ऑलरेडी ये आंसर पड़ा हुआ है तो हम ये आंसर दे देंगे, नहीं भाई आगे नहीं जाना, हमारे पास आंसर है ये ले, ठीक है। तो ये समझ आता है कि इसमें डीपी लगेगा, ठीक है। तो डीपी में बताता हूँ कि कैसे इसको डीपी में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं वैसे, ठीक है। तो डीपी में कन्वर्ट करने के लिए 3-4 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे कि कौन सा डीपी लगाए, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, जो सॉल्व नाम का फंक्शन होता है उसमें हम देखेंगे कितने पैरामीटर है जो चेंज हो रहे हैं। देखो एक आई, एक जे और एक एम और एन, 4 पैरामीटर है। अब इसमें से चेंज क्या हो रहा है अगर इस पूरे फंक्शन के अंदर, देखो आई चेंज हो रहा है, आई देखो यहाँ i+1 हो गया, ठीक है। जे चेंज हो रहा है, हाँ j+1 हो गया। और क्या एम चेंज हो रहा है, नहीं एम, यहाँ भी एम था यहाँ भी है। एन चेंज हो रहा है, नहीं। यानी कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल चेंज हो रहे तो 2D डीपी बनता है, ठीक है। तो 2D डीपी कैसे बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ डीपी। अब इसका रो कितना है, रो पहले लिखते हैं एम, फिर आता है एक वेक्टर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, फिर से बताता हूँ, n, -1, ठीक है। तो देखो ये डीपी बन गया, इसको बोलते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, डीपी में कन्वर्ट करने के लिए रिकर्जन सॉल्यूशन को कि डीपी वेक्टर बनाओ। डीपी कैसे बनाया हमने, 2D डीपी था पहले पता लगा, ये हमेशा रो होता है और ये कॉलम होता है, हमने सबको -1 डाल दिया, ठीक है। कहाँ जाता है भाई, वापिस आ, ये ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी फंक्शन में हमने डीपी बनाया और डीपी को पास कर देंगे। तो इसको जरा कॉपी किया, यहाँ पास कर दिया बाय रेफरेंस, और यहाँ भी हमने कॉल किया फंक्शन को तो यहाँ भी पास कर दिया, यहाँ भी कॉल कर दिया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप 3 जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आंसर को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम उसे आंसर में नहीं होके डीपी में स्टोर कराएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने आंसर 1 में डाला, यहाँ पे आंसर 2 में डाला, तो इसको क्या कर देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आंसर हम जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, देखो यहाँ रिटर्न कर रहे हैं ना, उसे हम डीपी में स्टोर करा लेंगे और फिर रिटर्न करेंगे इक्वल टू ये हो गया स्टेप 2। इसको बोलोगे स्टेप नंबर 2, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, ये स्टेप 1 क्या था,
डीपी बनाना, स्टेप 2 और बनाना, दोनों एक ही मान लो कि डीपी बनाना और पास करना पहला स्टेप है, सब में पास कर दिया। ठीक है, यहाँ दूसरा स्टेप था कि जहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं उसे डीपी में पहले स्टोर कराना। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या, अब मैं बोल रहा था ना वहाँ पे कि जब 1,1 को पहले कैलकुलेट किया तो दोबारा नहीं करेंगे, तो वही कंडीशन यहाँ लाएंगे कि इफ़ कि मान लो कि कहीं कहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं डीपी ऑफ आई जे, अगर वो नॉट इक्वल हुआ -1 के, तो हम क्या रिटर्न करेंगे। अब देखो -1 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि हमने कहा कि सब -1 होंगे, अगर वो उस वैल्यू पे अगर -1 नहीं है तो कुछ वैल्यू पड़ा होगा, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो उसको रिटर्न कर दो वापस। ठीक है, और इसमें एक और काम बच गया, ये मॉडुलो लगाना है ना 10⁻7 से, अगर वो है तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे कि हमारा आंसर कहीं ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज मोड, ये सिंपल सा हो गया। तो डीपी समझ आया कि डीपी में एक बार रन करके दिखा दो फिर बता दो। ठीक है, चल गया, सबमिट करो। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो देखो इसमें डीपी में कैसे कन्वर्ट करा कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, डीपी वेक्टर को पहले तो पहचाना कि कैसे डीपी है, वो कैसे कहते हैं, आई जे के दो चेंज हो रहे थे तो 2D डीपी हुआ, फिर डीपी बनाया और जहाँ जहाँ सॉल्व फंक्शन को कॉल किया वहाँ डीपी पास किया, यहाँ पास कर दिया, यहाँ पास कर दिया और यहाँ पास कर दिया, यहाँ पास। सेकेंड स्टेप क्या था कि जहाँ पे डीपी जो रिटर्न करे वहाँ पे डीपी में पहले स्टोर कराएंगे फिर रिटर्न करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप, इसको थर्ड मान सकते हो, थर्ड स्टेप। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं कि अगर डीपी में पहले से ही आई जे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पहले से ही पड़ा हुआ है, यानी डीपी की वैल्यू -1 नहीं होगी, तो वो उसे रिटर्न कर दो। बस ये 3 स्टेप था, उसके बाद ये कर दे। ठीक है, तो इसको कौन सा डीपी कहते हैं, टॉप डाउन। अब मैं इसे बॉटम अप में बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करें। तो बॉटम अप में इसको देखते हैं कैसे कर। एक्चुअली बॉटम अप में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हमने टॉप डाउन करा, टॉप डाउन में एक तो रिकर्सिव कॉल जा रहा है, ठीक है, तो उसका भी एक स्टैक में क्या हो रहा है, स्पेस ले रहा होगा ना। देखो इसको हटाता हूँ, ठीक है, देखो रिकर्जन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं तो एक स्टैक का स्पेस होगा, लेट सपोज उसका साइज n है, n साइज का, और एक हमने डीपी बनाया है, डीपी वेक्टर बनाने थे ना, 2D वेक्टर बनाया हमने, तो वो भी एक स्पेस लेगा। तो ये दो स्पेस की वजह से क्या रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। तो टॉप बॉटम अप में क्या करेंगे हम, डीपी एरे तो बनाएंगे ही क्योंकि उसकी तो नीड है ही, स्टैक में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यानी रिकर्सिव कॉल नहीं मारेंगे। देखो कैसे करते हैं, उसको कन्वर्ट भी उसी से फॉर्मूले से हो जाएगा, जो फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं भी उसी में कन्वर्ट करके दिखा दो कैसे करते हैं, स्टेप्स देखना जरा ध्यान से। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर में डीपी तो बनाया, सबसे पहले इसमें देखो बेस केस क्या था, बेस केस में क्या था कि जब हमारा आई m के बराबर होता है या उसके बराबर तो 0, और जब हम लास्ट पे थे m-1 n- तो 1 था, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइजेशन इसमें ध्यान से देखना होता है, बेस केस को एनालाइज करना है सबसे पहले, और देखना है कि हमारे डीपी में इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि m-1 तक हम जब पहुंच रहे थे तो उसकी वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, अब देखो इस केस में हम कहाँ से जा रहे हैं, देखो 0,0 से हम पास कर रहे हैं और जा कहाँ तक गए, देखो ये रहा आई m-1 j-1, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला काम इसमें भी डीपी है हमें बनाना तो है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो हम काम उसमें रिकर्जन से कर रहे थे इसमें फोर लूप से करेंगे। अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो फोर लूप लगेगा, तो इंटीजर आई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, 0 पास करा और कहाँ तक जा रहे थे, m-1 n-1 तक। देखो टॉप डाउन में हम क्या कर रहे थे, टॉप डाउन में हम इनिशियली 0 कॉलम और 0 रो से था, वहाँ से हम कहाँ जा रहे थे, लास्ट में n-1 कॉमा n-1। अब बॉटम में क्या करते हैं हम लोग, उल्टा चलते हैं, यानी पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, m-1 से n-1 से, और पहुँचेंगे कहाँ, 0,0 से। ठीक है, समझ आता है। तो वही इसमें करा है कि पहले फोर लूप कहाँ से चलेगा, m-1 से और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक i प्लस प्लस,
तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है m-1, तो इसलिए मैंने कहा कि सबको 1 तक कर दो। समझ आ रहा है? m-1 तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, और अगला फॉर लूप और इंटीजर। अब जे लेना होगा, जे कहाँ तक जाएगा, n-1 से स्टार्ट होगा और ये देखो प्लस प्लस नहीं है, माइनस माइनस आएगा। ठीक है, और जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जे माइनस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इसमें देखो स्टेप 1 क्या था कि इसमें भी डीपी वेक्टर बनाना और उसको इनिशियलाइज करना, जो हमने पीछे टॉप डाउन में लिखा था बेस केस, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 2 था फॉर लूप चलाएंगे, स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है, देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे थे वही इसमें करेंगे, बस उसमें सॉल्व से कर रहे थे, इसमें क्या किससे करेंगे, डीपी से। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, डीपी ऑफ आई जे में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर रहे हैं, एक बारी आई को +1 कर रहे हैं और जे वैसे छोड़ रहे हैं, और दूसरा बारी ये। तो सेम चीज़ को यहाँ करना है, लेकिन यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, यहाँ डीपी लिखेंगे, यानी डीपी ऑफ आई +1 जे, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या होगा, डीपी ऑफ व्हाट आई कॉमा जे +1। समझ आ गया कैसे फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन थर्ड स्टेप क्या है, रिटर्न क्या करें। इसमें कन्फ्यूजन होती है कि रिटर्न में क्या करें हम। तो रिटर्न में कुछ नहीं करना, जो हम उसमें जो टॉप डाउन में हम जो भेज रहे थे पैरामीटर, वो क्या था, 0,0, वो बॉटम में रिटर्न होगा, रिटर्न टाइप होगा। देखो ये यही तो रिटर्न करे 0,0, ये समझने की बात है। तो 0,0 हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्योंकि मोड लगाना है तो मोड लगा देंगे, MOD मोड। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं हटाया यहाँ से क्योंकि इसका यूज़ था। देखो हम सबसे अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेप। पहला स्टेप क्या था, वही डीपी वेक्टर बना तो दिया, इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, इसके बेसिस पे करेंगे, या फिर अलग से भी हम कर सकते थे कि m-1 को यहाँ पे 1 वैल्यू दे सकते। ठीक है, फिर हमने कहा कि 2 फॉर लूप चलेगा 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सॉल्व में हम गए कि कैसे सॉल्व कर रहे थे, आई में एक इंक्रीमेंट फिर जे को एज इट इज। तो जो पैरामीटर चेंज हो रहा है आई कॉमा जे, उसी को डीपी के साथ खेलेंगे। वहाँ पे सॉल्व के साथ खेले थे, डीपी के साथ। इसमें इसमें जो हम भेज रहे थे, मतलब इनिशियली जो हमने पैरामीटर स्टार्टिंग किया था टॉप डाउन में, वो इसमें रिटर्न होगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। तो इसलिए डीपी ऑफ 0 कर दिया और मोड लगा दिया। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ और फिर कोड को रन करके देखते हैं। ये कहाँ रह गया, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन। फट गया। ओके ओके ओके, देखो कहाँ गलती हो रही है, m-1 से नहीं m-2 से चलाना है। कैसे 2 से चलाना है, ये कैसे बोल रहे हो तुम। देखो m-1 से क्यों नहीं चलाना, ये एक ऐड हो रहा है, तो m-1 इसमें अगर ऐड करूँगा तो m वाले इंडेक्स को एक्सेस करेगा, लेकिन m पे तो हमें है ही नहीं। लास्ट रो क्या होता है m-1 क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, यानी m-2, और यहाँ हो जाएगा n-2। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। अब करो भाई, फिर से अब आ गया। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओहो गलत आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि इधर भी मॉड लगाना पड़े, क्योंकि यहाँ से भी फट सकता है ना। यहाँ भी मॉड लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का एडिशन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये 10⁹ से ग्रेटर चला जाए। तो इसलिए ये हमने मॉडुलो ऑपरेशन लगा दिया कि आंसर में बी लार्ज, तो कंप्यूट करना है इतने में। ठीक है भैया, अब सबमिट करो। अब चल गया देखो। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्पेस देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सब में m × n ही लग रहा था,
स्पेस इसमें m/n लगना है। देखो हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, एक रिकर्सिव कॉल मार रहे थे, उसके लिए एक रिकर्जन का स्टैक बनेगा इस तरह से, और एक तो हम क्या कर रहे थे, एक 2D वेक्टर बना रहे थे। इसमें देखो सिर्फ फॉर लूप चल रहा है और एक 2D वेक्टर बना रहे, रिकर्सिव कॉल नहीं मार रहे, तो इससे स्पेस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है पिछले वाले से। ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसे डायरेक्ट लिख देता तो समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले रिकर्जन का समझाया, उसके बाद टॉप डाउन, और टॉप डाउन को कन्वर्ट कर दिया मैंने बॉटम अप। कभी कभी इजी होता है कन्वर्ट करना, कभी मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।